एमपी के दतिया में माहौल तनावपूर्ण हो गया है। नरोत्तम समर्थकों का बीजेपी ऑफिस पर कब्जा। बीजेपी कार्यकर्ता कमरों के अंदर बंद। बीजेपी ऑफिस के बाहर भारी पुलिस बल तैनात। नरोत्तम का टिकट कटने से समर्थक है नाराज। समर्थकों को हटाने पहुंची एमपी पुलिस तो दतिया में बीजेपी के सामने एक अलग ही चुनौती खड़ी हो गई है। नरोत्तम मिश्रा के समर्थक इस वक्त बीजेपी दफ्तर पर मौजूद है। बड़ी संख्या में पुलिस बल यहां पहुंची है उनको हटाने के लिए। तस्वीरें आप देखिए, बीजेपी दफ्तर की ये तस्वीरें, दतिया के बीजेपी दफ्तर की ये तस्वीरें जहां पर नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों ने कब्जा कर लिया है। तो दतिया की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये बीजेपी दफ्तर है और यहां पर आप देखिए किस तरह से नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों ने दफ्तर पर कब्जा कर लिया है। बड़ी संख्या में पुलिस बल यहां पहुंची है। टिकट कटने के बाद से ही समर्थक लगातार नाराज हैं और लगातार उनकी तरफ से यह प्रदर्शन किया जा रहा है। ये देखिए बीजेपी ऑफिस की तस्वीरें हैं। छत पर, बालकनी में, हर जगह यहां पर नरोत्तम मिश्रा के समर्थक मौजूद हैं। कई बीजेपी के जो ऑफिस में मौजूद कार्यकर्ता थे उनको दफ्तर में ही बंद कर दिया इन तमाम लोगों ने और अपना विरोध जता रहे। भारी नाराजगी उनके अंदर नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने की वजह से। तो नरोत्तम मिश्रा जो कि बीजेपी मध्य प्रदेश के कद्दावर नेता रहे हैं और पिछली सरकारों में उनकी बड़ी भूमिका रही है, और इस बार जब उपचुनाव यहां हो रहे हैं तो दतिया से उनका टिकट कट गया। उनको टिकट पार्टी ने नहीं दिया और तभी से ये बवाल खड़ा हो गया है। तभी से ये माहौल बना हुआ है। बीजेपी दफ्तर की तस्वीरें जहां पर इस वक्त नरोत्तम मिश्रा के कार्यकर्ताओं ने कब्जा कर लिया है। भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी है इस वक्त बीजेपी दफ्तर के बाहर। कई बीजेपी के कार्यकर्ता कमरों में ही बंद हैं। यहां पर नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों ने दफ्तर पर कर लिया है कब्जा। तो इस वक्त की यह तस्वीर है और दतिया अपने आप में अब एक नई समस्या के रूप में बीजेपी के सामने। यहां पर उपचुनाव, लेकिन उपचुनाव के पहले टिकट बंटवारे को लेकर यहां घमासान बीजेपी के अंदर ही। नरोत्तम मिश्रा के समर्थक इस वक्त बीजेपी दफ्तर में, बीजेपी दफ्तर के ऊपर कब्जा कर लिया। निशांत तिवारी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए, हमारे सहयोगी। निशांत, अभी क्या माहौल है? हम तस्वीरें देख रहे हैं, बीजेपी दफ्तर पर नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों ने कब्जा कर लिया। पुलिस बड़ी संख्या में वहां पहुंची है। अभी वहां क्या हालात है? जी बिल्कुल, मैं अभी आपको हालात बता दूं तो जो बीजेपी कार्यालय है, जो भाजपा के कार्यकर्ता है, वो भाजपा के कार्यकर्ता जो अंदर रूमों में बंद हो चुके हैं क्योंकि भारी पुलिस बल बाहर तैनात कर दिया गया है उनकी गिरफ्तारी के लिए भी। जो सुबह से ही लाठीचार्ज हो रहे थे और जो भाजपा कार्यकर्ता है वो छत पर चढ़कर भाजपा के जो नारे लगाए जा रहे हैं और पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के भी नारे लगाए जा रहे हैं। लेकिन जो पुलिस बल है वो अभी बिल्कुल अभी मुस्तैद। आपको रोक रहा हूं एसपी मयूर खंडेलवाल, दतिया के एसपी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मयूर जी, सबसे पहले जानना चाहेंगे सिचुएशन क्या है? बीजेपी के कार्यकर्ता अंदर बंद हैं और नरोत्तम मिश्रा के समर्थक बीजेपी ऑफिस पर कब्जा करके बैठे हैं। आप क्या अपडेट देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? जी, स्थिति पूरी तरह से कंट्रोल में है और जो जाम लगा हुआ था, वैसे तो डाइवर्जन पहले से ही लगाए हुए थे जिससे यातायात लगातार चल रहा था, लेकिन जो जाम की स्थिति करी थी हाईवे पे तो उसको भी तुरंत हटा दिया गया है और अभी जो नेचुरल कोर्स में जैसे ट्रैफिक चलता है वो चल रहा है और जो बदमाश टाइप के लोग हैं और उन पर भी कार्रवाई की जा रही है। अभी तक गिरफ्तारियां हुई हैं क्या इस पूरे मामले में? बिल्कुल, कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं और उनको और एक FIR भी पंजीबद्ध की जा रही है। और क्या बीजेपी दफ्तर को रिटेन कर लिया गया या अभी भी वहां पर एक स्ट्रगल चल रहा है? क्योंकि तस्वीरें दिख रही हैं हमें, पुलिस फोर्स बाहर थी और नरोत्तम मिश्रा के समर्थक बीजेपी दफ्तर पर कब्जा किए बैठे थे। नहीं, बिल्कुल पूरी तरह से इसमें संवाद भी चल रहा है और पूरा उनको बार बार समझाइश दी जा रही है कि या तो गिरफ्तारी दे दें या फिर अपना शांतिपूर्वक यहाँ से चले जाएं। किसी भी सूरत में चक्का जाम जो है वो लगने नहीं दिया जाएगा। अच्छा मयूर खंडेलवाल जी, ये भी खबर आई थी कि जो बीजेपी के समर्थक है, नरोत्तम मिश्रा के जो समर्थक है, उनकी तरफ से पथराव भी किया गया था। तो क्या इसमें कोई घायल भी हुआ है, कोई चोटिल हुआ है, कोई पुलिसकर्मी, ऐसी भी कुछ जानकारी?
बिल्कुल लगभग 5 और या 6 पुलिसकर्मी हैं जो लगभग गंभीर रूप से घायल हैं और उनके काफी चेहरे पे और पीठ पे कई जगह पे गंभीर चोटें आई हैं। उनको अभी अस्पताल में एडमिट करा दिया गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। मयूर खंडेलवाल दतिया एसपी जो हमारे साथ जुड़े हुए थे और बता रहे थे कि जो रोड ब्लॉक किया गया था उसको खाली करा लिया गया, उसको सुचारू कर दिया गया, लेकिन अभी जो लोग दफ्तर में मौजूद है बीजेपी के उनसे बातचीत चल रही है और उनको ऑप्शन दिया जा रहा है कि वो दफ्तर खाली करें। उनकी गिरफ्तारियां भी हुई हैं कुछ लोगों की और वहां पर पुलिस बल अभी कार्रवाई कर रही है। बिल्कुल, तो हालात इस वक्त क्या है ये 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और सैकड़ों में नहीं बल्कि हजारों की संख्या में बताए जा रहे हैं जो कि नरोत्तम मिश्रा के समर्थक है। तो आखिर क्यों कटा नरोत्तम मिश्रा का टिकट, ये आपको समझना होगा। देखिए, मध्य प्रदेश में 2023 में विधानसभा चुनाव हार गए थे नरोत्तम मिश्रा और इंटरनल सर्वे की रिपोर्ट नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ थी। सर्वे में नरोत्तम की जीत की संभावना बहुत कम बताई गई थी। केंद्रीय नेतृत्व ने एमपी बीजेपी से फीडबैक मांगा और एमपी बीजेपी ने संकेत दिए कि नरोत्तम की जीत आसान बिल्कुल नहीं होने वाली और इसी के बाद उनका जो टिकट है वो कटा था। लेकिन अभी इस वक्त मौजूदा हालात क्या है, और देखिए भोपाल से संवाददाता शुभम गुप्ता इस वक्त हमारे साथ लाइव है। शुभम, क्या आपके पास जानकारी है, क्योंकि हमने कई ऐसे जो नरोत्तम मिश्रा के समर्थक हैं उनको ये बोलते हुए सुना कि जब तक नरोत्तम दादा को टिकट नहीं दिया जाता है, खबर तो ये भी है कि वो नॉमिनेशन का पेपर भी लेकर आ गए थे लेकिन टिकट कट गया। आशुतोष तिवारी का नाम आया, बोल रहे कि जब तक टिकट नहीं दिया जाता उनका यही रुख रहने वाला है। देखिए, इस पूरे घटनाक्रम को समझना होगा। सबसे पहले तो जो आप बात कर रहे हैं कि नरोत्तम मिश्रा के समर्थक इस बात पर अड़ गए हैं कि जब तक नरोत्तम मिश्रा को टिकट वापस नहीं मिल जाता तब तक वो प्रदर्शन करते रहेंगे। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें आप देखिए नरोत्तम मिश्रा की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। ना तो उन्होंने अपने समर्थकों से अपील की है कि आप प्रदर्शन मत कीजिए, किसी तरह से कोई परेशानी लोगों का ना हो, ना उन्होंने आशुतोष तिवारी को बधाई दी है, ना उन्होंने बीजेपी को लेकर कोई ट्वीट या किसी तरह का कोई वीडियो जारी किया है। अब इसकी इनसाइड स्टोरी भी समझना बेहद ज़रूरी है, चूंकि जैसे ही चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ उसके बाद से नरोत्तम मिश्रा लगातार प्रचार प्रसार करने लगे। कल भी उन्होंने दोपहर 3-4 बजे तक प्रचार प्रसार किया। उन्होंने दतिया की जनता से माफ़ी भी मांग ली कि कुछ पुरानी गलतियां हैं वो अब दोहराई नहीं जाएगी, पुरानी गलतियों के लिए वो माफ़ी भी मांगते हैं और लगभग ये तय मानकर चल रहे थे कि उन्हें टिकट मिलना है। एक तरह से उनकी वापसी का मौका उन्हें मिला है, क्योंकि राजेंद्र भारती जिन्होंने 2023 में उन्हें हराया, 28 साल पुराने बैंक धोखाधड़ी के मामले में उन्हें 3 साल की सजा हो गई और इसी को लेकर दतिया में चुनाव हो रहे थे। अब 2.5 साल का कार्यकाल बचा है, लिहाजा नरोत्तम मिश्रा के पास वापसी का एक मौका था, क्योंकि पिछली सरकार में वो गृह मंत्री तक रहे थे। अब ऐसे में जब दिल्ली ने सर्वे करवाया तो उसमें ये पता चला कि बीजेपी तो यहाँ पर जीत सकती है मगर नरोत्तम मिश्रा की छवि के चलते वो नहीं जीत सकते। ये बात टैली की गई मध्य प्रदेश बीजेपी से, जहाँ से ये बात पर मुहर लगाई गई कि ये सही है कि नरोत्तम मिश्रा की स्थिति ठीक नहीं है। कुछ नाम मांगे गए जिसमें नाम दिए गए, एक नाम आशुतोष तिवारी का था, 2 और नाम भी दिए गए। उसमें केंद्रीय बीजेपी ने आशुतोष तिवारी के नाम पर मुहर लगाई, चूंकि वो संगठन में लंबे वक्त से काम करते आ रहे हैं। इसी बीच आप देखिए कि मुख्यमंत्री और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की परसों दिन में 2 बार मीटिंग हुई। एक बार इस बात को लेकर हुई कि क्या कुछ जवाब देना है सेंट्रल को, दूसरी बार मीटिंग हुई कि कौन कौन से नाम भेजने हैं। 18 और 19 तारीख को ओरछा में ही बीजेपी कार्यसमिति बैठक होने जा रही थी। ये बड़ी बैठक थी, इसे भी टाल दिया गया। इसी बात को लेकर टाल दिया गया क्योंकि ओरछा दतिया के काफी नजदीक है। बीजेपी बखूबी जानती थी कि बवाल होना तय है, लिहाजा इस बैठक को आगे बढ़ा दिया जाए। कारण ये दिया गया कि बड़े नेता जो हैं वो अभी उपलब्ध नहीं है, आगे जब होंगे तो हम ये करेंगे। अब फिलहाल ये आर पार की लड़ाई दिखाई दे रही है, क्योंकि नरोत्तम मिश्रा अगर इसमें बिल्कुल आर पार की लड़ाई है और अब ये लड़ाई तो सड़कों पर भी आ गई है। हालात ये हैं कि पुलिस को बीजेपी ऑफिस पर पहुंचना पड़ा है ताकि माहौल को थोड़ा शांत किया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया शुभम आपका हमसे जुड़ने के लिए इस जानकारी के लिए। रूस के रोस्टोव में ऑयल रिफाइनरी पर हमला हुआ है। रोस्टोव के अज़ोव ऑयल रिफाइनरी पर यह अटैक किया गया है। हमले के बाद ऑयल स्टोरेज में भीषण आग लग गई। यूक्रेन ने ऑयल रिफाइनरी पर ड्रोन अटैक किया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उसी अज़ोव रिफाइनरी की। आप देखिए किस तरह से एक करके इस तरह के हमले यूक्रेन कर रहा है। रूस में फिलहाल ये हमले किए गए रोस्टोव में और देखिए कैसे ये रिफाइनरी धू धू करके जल रही है। बहुत ज़बरदस्त तरीके से इसमें आग लग गई है। धुआं आसमान में ऊंचाई तक उठता दिखाई दे रहा है और ये हाल
रूस के अलग कई रिफाइनरीज का ही रहा है और नतीजा यह है कि अब इस वक्त एक नया संकट रूस के सामने पैदा कर दिया है यूक्रेन ने इस तरह के हमलों से। ये फिलहाल आप देख रहे हैं ओजोर रिफाइनरी की तस्वीरें। और एक और बड़ी खबर है, रोस्टोव के अजोव में ड्रोन हमले की एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। ड्रोन हमले के बाद ऑयल डिपो में भीषण आग लग गई। ऑयल डिपो में आग के बाद धुएं का गुबार, ये देखिए आप, एक और तस्वीर आपके सामने। रोस्टोव के अजोव में ड्रोन हमले की तस्वीर है। रिफाइनरी पर अटैक किया गया, ऑयल डिपो में आग लगी हुई है। ड्रोन हमले के बाद किस तरह से ऑयल डिपो जलता हुआ नजर आ रहा है, दो तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। हमले के बाद ऑयल स्टोरेज में भीषण आग लगी। अजोव में ड्रोन हमले की तस्वीर आपके सामने। लगातार यूक्रेन की तरफ से जो ऊर्जा ठिकाने हैं, जो रिफाइनरीज हैं, जो तेल डिपो हैं, उन्हें टारगेट पर लिया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके, रूस को बैकफुट पर लाया जा सके। तो ये दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। हमले के बाद ऑयल स्टोरेज में कैसे भीषण आग लगी है, ऑयल रिफाइनरी से धुआं और आग की लपटें उठती हुई नजर आ रही है। तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अजोव की जो ऑयल रिफाइनरी है उसे कितना भारी नुकसान इसमें उठाना पड़ा है। पूरी तरह से रिफाइनरी तबाह हो गई। तो रूस के तेल में हुई तबाही का बाद क्या अब काफी खौफनाक अंजाम होने वाला है। तमाम जो ट्रंप की कोशिशें थी ताकि किसी तरह से बात हो जाए, आमने सामने ज़ेलेंस्की और पुतिन को बैठा दिया जाए, लेकिन वो सब कुछ नाकाम हुआ और अभी तो हाल ही में ट्रंप ने भी हाथ खड़े कर दिए। और इधर रूस के भी हमले जारी हैं। कीव पर रूस का बहुत बड़ा हमला, जी 8 मिसाइलों से रूस का हमला ये, और सिर्फ 20 मिनट में कीव पर 8 मिसाइलें रूस ने दागी हैं। तो कीव पर रूस के हमले भी लगातार जारी हैं। यूक्रेन एक तरफ हमले कर रहा, वहीं दूसरी तरफ राजधानी कीव को लगातार रूस की तरफ से टारगेट किया जा रहा है। और कीव से एक और बड़ी खबर, कीव में सुने गए हैं लगातार एक के बाद एक 5 धमाके। मिसाइल अटैक के बाद सुने गए हैं ये धमाके। रूसी हमले के बाद कीव में भीषण आग की तस्वीर आप देखिए। धमाका होता है और जो टारगेट है वहां पर धमाके के बाद आग भी लग गई। और कीव पर हमले की सबसे नई तस्वीर। हमले के बाद उठा धुएं का गुबार। रूसी हमले में 3 लोग गंभीर रूप से घायल। सुबह 3:40 पर रूस ने मिसाइल अटैक किया है। और डोनाल्ड ट्रंप को पुतिन का बहुत बड़ा झटका। अभी वार्ता के लिए पुतिन तैयार बिल्कुल नहीं है यूक्रेन पर, और हमले तेज करेगा रूस। ट्रंप ने किया था शांति समझौते का दावा। लोगों की इच्छा के मुताबिक होगा समझौता, ये ट्रंप की तरफ से कहा गया है। लेकिन फिलहाल जिस तरह से हमलों का अंजाम दिया है यूक्रेन ने रूस पर, और जैसा नुकसान पहुंचाया है, ऐसा लग रहा है कि पहले पुतिन इसका इंतकाम लेना चाहते हैं। तो देखिए, ट्रंप लगातार कहते ही रहे हैं कि इस जंग को हम खत्म करेंगे, शांति समझौता करेंगे, लेकिन ट्रंप की ये कोशिशें कितनी रंग ला पाई हैं अब तक, ये तो दुनिया देख ही रही है। एक बार फिर से ट्रंप ने ये बयान दिया है। हालांकि उनके इन कोशिशों को, उनके इन बयान को पुतिन की तरफ से एक झटका जरूर दिया गया है। हम एक नजर डालेंगे कि आखिर ट्रंप जो दावा कर रहे हैं वो क्या है और पुतिन की इस पर क्या सोच है। देखिए, क्रेमलिन का रुख इस पर देखिए। जंग खत्म करने के लिए तैयार नहीं है, ये तो एकदम स्ट्रेट और सीधी बात कही है रूस ने, और बातचीत के लिए नई मांगे खारिज की गई हैं क्रेमलिन की तरफ से। समझौते के बजाय जंग और तेज होगी, रूस रुकने वाला नहीं है। सैन्य बढ़त से ही बेहतर शर्तों पर बात होगी, ये भी क्रेमलिन का रुख है। जंग के मैदान में अभी रूस की बढ़त दिखाई दे रही है और ऐसे में रूस आगे ही बढ़ना चाहता है। पश्चिम की मदद से यूक्रेन हमलावर है, ये रूस की तरफ से कहा गया है। पुतिन नाराज क्यों है? यूक्रेनी ड्रोन हमले लगातार हो रहे हैं, फ्यूल डिपो पर हमला किया जा रहा है, रिफाइनरीज को अटैक किया जा रहा है, बंदरगाहों पर अटैक किया जा रहा है, और यही बड़ी वजह है नाराजगी की। ट्रंप को झटका तो हाल में ही पुतिन ज़ेलेंस्की दोनों से उन्होंने बात की थी इस पूरे मामले पर, लेकिन रूस का रुख देखिए। ट्रंप की उम्मीद के विपरीत क्रेमलिन का बयान आया है और
कोई शांति नहीं, युद्ध को बढ़ाएंगे आगे, ये कहा गया है। पुतिन की रणनीति ट्रंप की कूटनीति से बिल्कुल उलट दिखाई दे रही है। अब आगे क्या होगा? रूस यूक्रेन जंग जल्द खत्म होती दिखाई नहीं दे रही है, बल्कि और तेज होने के आसार है। यूक्रेन पर सैन्य दबाव बढ़ाने की आशंका है और ये कोशिश पुतिन के द्वारा की जा रही है। नाटो को सैन्य सहायता जारी रखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर ये जंग आगे बढ़ती है तो यही स्थिति है। दुनिया में ट्रंप की विश्वसनीयता कम होगी। अगर वो फेल होते एक बार फिर से तो वैश्विक बाजारों में अनिश्चितता बनी रहेगी। ये सारे इंपैक्ट हो सकते हैं। मनीष के पास चलेंगे सबसे पहले। मनीष, ये सिचुएशन, ये जो अभी स्थिति है, ट्रंप के लिए यहां कोई स्पेस नहीं है, फिर भी ट्रंप कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं, बयान देते दिखाई दे रहे हैं। अपना जंग वो सुलझा नहीं पा रहे, लेकिन यहां वो फिर से बयान देते दिखाई दे रहे हैं। ये बात क्या मान ली जाए कि रूस अब कहीं से भी रुकने वाला नहीं है? कीव नहीं, ये जंग कीव से आगे जाने वाली है। देखिए, जंग तो देर सवेर कीव से आगे जाएगी ही। वो इसलिए क्योंकि यूक्रेन के पीछे जिस तरीके से यूरोप की मदद है, हथियारों से लेकर और पूरी तरह से पार्टिसिपेशन है, तो वो तो देर सवेर लगता ही है कि रूस और यूरोप के बीच में या रूस और नाटो के बीच में जंग आगे बढ़ेगी। और उसकी वजह भी है। देखिए, पिछले साल अगस्त में जब पुतिन और ट्रंप की मुलाकात हुई थी, उस समय ये माना गया था कि ट्रंप जो कहेंगे यूक्रेन और यूरोप वो करेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ट्रंप के दबाव के बावजूद यूक्रेन और यूरोप ने अपनी एक अलग राह पकड़ी और उस राह पर वो चलकर अब तक आ गए हैं। लगभग एक साल पूरा होने को है और इस दरमियान उन्होंने रूस पर खूब एक से बढ़कर एक हमले करके जता दिया कि बगैर अमेरिका के भी यूक्रेन और यूरोप मिलकर इस जंग को कंटिन्यू कर सकता है। इसीलिए आज की तारीख में ट्रंप के पास वो कार्ड बचे नहीं हैं कि वो यूरोप को बेबस कर सके कि आपको मेरी बात माननी ही होगी। इसीलिए क्रेमलिन को यह भी लगता है कि आज की तारीख में अब ट्रंप उस स्थिति में नहीं है जहां पर वो यूरोप पर अपना प्रभाव दबा सके और यूरोप को मना सके इस बातचीत के लिए या शांति के प्रस्ताव के लिए। तो इसीलिए क्रेमलिन को लगता है कि अब बातचीत करके कुछ हासिल नहीं होने वाला है, बल्कि जंग ही करना होगा। वैसे भी देखा जाए तो नाटो समिट में जब ट्रंप और यूरोपीय नेता मिले तो मोर और लेस यही अंडरस्टैंडिंग बनी है कि अमेरिका और यूरोप साथ दिखाई देंगे। ईरान के मामले में यूरोप का समर्थन अमेरिका को होगा और रूस के मामले में डायरेक्टली इनडायरेक्टली अमेरिका भी यूरोप को देगा। तो ये स्थिति रूस को परेशान कर रही है। बिल्कुल। और मनीष, कहीं ना कहीं अब पुतिन को भी लगता है कि अलास्का में एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया था, आगे बढ़े थे पुतिन और पहुंच गए थे, लेकिन जब उसके बावजूद ट्रंप नहीं समझा पाए, नहीं मना पाए ज़ेलेंस्की को, तो फिर उसके बाद अब जंग ही आखिरी उपाय। एक और बड़ी खबर, रूसी कब्जे वाले डोनेत्स्क में एसओएस का हमला हुआ, सैन्य ठिकाने, सरकारी इमारतों को निशाना बनाया गया। यूक्रेनी स्पेशल ऑपरेशन फोर्स ने हमले को अंजाम दिया। ये देखिए आप, हमलों की वजह से पीछे हटी है रूसी सेना। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, रूसी कब्जे वाले डोनेत्स्क में एसओएफ का हमला हुआ है, सैन्य ठिकाने, सरकारी इमारतों को निशाना बनाया गया। यूक्रेनी स्पेशल ऑपरेशन फोर्स ने इस हमले को अंजाम दिया और इसके बाद रूसी सेना को पीछे भी हटना पड़ा। और बर्डियांस्क मेलिटोपोल हाईवे पर हमला, जी हां, यूक्रेनी ड्रोन ने रूसी सैन्य वाहनों पर किया अटैक। हमले के बाद रूसी सेना की सप्लाई रुकी। और देखिए एक और खबर, यूक्रेन पर और हमले तेज करेगा रूस। रूसी सेना ने यूक्रेन में लॉक कर दिए है टारगेट। जाहिर सी बात है कि जैसे हमलों को अंजाम दिया गया रूस के अंदर, कई हजार किलोमीटर अंदर घुसकर, अब इसके बाद बदला रूस लेना चाहता है। पूर्वी रूसी कमांडर आंद्रेई एल्निस्की का यह दावा है। रोमानिया में भी नाटो सेंटर पर हमला करेंगे, यह रूस की तरफ से कहा गया। अगर ऐसा होता तो फिर आप मानिए कि इस युद्ध का विस्तार ऐसा हो जाएगा कि फिर उसे काबू में करना बहुत मुश्किल होगा। तो अब क्या रूस के अंदर, जो रूस है वो यूक्रेन के अंदर बारूदी वर्षा करेगा? और सिर्फ इतना ही नहीं, जो खबर आ रही है वो तो इससे भी बड़ी है। खबर यह है कि जो नाटो सेंटर है रोमानिया में, रोमानिया जो कि नाटो कंट्री, और वहां पर अगर हमला होता है तो क्या इसके बाद आर्टिकल 5 को इन्वोक करके यह युद्ध बहुत बड़ा हो जाएगा। इसका विस्तार ऐसा होगा कि जो फिर इसका जो खामियाजा है पूरी दुनिया को उठाना पड़ेगा। अब यूक्रेन में रूस की बारूदी वर्षा की तैयारी है। क्या खबर है? क्या टारगेट लॉक कर दिए गए?
30 बड़े औद्योगिक ठिकाने, ओडेसा बंदरगाह, ये वो टारगेट है जहां पर हमला किया जाएगा। इसके अलावा स्टील प्लांट एक एक करके आपको दिखा रहे, यूक्रेन की जो मिसाइल फैक्ट्री है वहां पर हमला किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात, जैसा हमने आपको बताया, रोमानिया में नेटो ठिकाना यह भी रूस के टारगेट पर है। आंद्रे इलिस्की का सुझाव है, ये पूर्व अफसर है रूसी रक्षा मंत्रालय के, उनकी तरफ से कहा गया है। डीपी पांडे सर, एक बात बताइए, तो बहुत बड़ी बात कर दी गई। पहली बार ऐसा हम बोल रहे हैं जब रूस की तरफ से कोई बयान आया, भले पूर्व अधिकारियों, लेकिन उनकी तरफ से यह कहा गया ना सिर्फ हम यूक्रेन को बर्बाद कर देंगे वहां पर हमला करके, बल्कि अब रोमानिया में नेटो सेंटर पर भी हमला होगा। यह कितना खतरनाक हो सकता है? जो एक बहुत अच्छी रणनीति यूरोपियंस ने अपनाई है, एक स्लाविक देश दूसरे स्लाविक देश के साथ में लड़ रहा है और आखिरी यूक्रेनियन तक और उसके डिस्ट्रक्शन तक वो रशिया को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है, जिसमें टेक्निकली सिर्फ यूरोप का पैसा, इक्विपमेंट, औजार और नॉलेज साथ में दे रही है। एक समय ये आएगा कि रशिया को ये लड़ाई अपस्केल करनी पड़ेगी और वो समय आने लगा है, क्योंकि जिस तरीके से टेक्नोलॉजी, इंटेलिजेंस, इंफॉर्मेशन और हर किस्म का सपोर्ट नेटो कंट्रीज़ और यूरोपियन कंट्रीज़ यूक्रेन को दे रहे हैं रशिया को बर्बाद करने की। और अगर आप टारगेट्स की बात करें तो एक्चुअली यूक्रेन के अंदर उतने टारगेट्स नहीं हैं जितने रशिया के अंदर टारगेट्स हैं। अभी तक यूक्रेन ने रशिया के खासतौर से एनर्जी टारगेट्स के ऊपर अटैक करने की ज़्यादा कोशिश नहीं करी थी, काफ़ी कम था। मगर ये जिस हिसाब से अभी एस्केलेशन चल रहा है वो ये दिखाता है कि एक्चुअली में जो एनर्जी है, जो इकोनॉमी जिससे पूरे रशिया की सस्टेन होती थी और ख़ास तौर से उसके जो एक आम जनता है उसको हिट नहीं कर रही थी इस लड़ाई के अंदर। जब आप उसको अटैक करना शुरू करते हो तो आप एक लेवल से ऊपर लेके जा रहे हो। अब ये लड़ाई यूक्रेन सामने से लड़ रहा था और नेटो या यूरोपियन कंट्रीज़ पीछे से लड़ रहे थे। ये बिल्कुल परोक्ष रूप से लड़ाई नहीं होकर सामने की लड़ाई होती जा रही है और इसका जो खामियाजा है और इसका जो की जिम्मेदारी है वो यूरोपियन कंट्रीज के ऊपर है, क्योंकि ट्रंप ने काफ़ी कोशिश कर ली। बिल्कुल ठीक है, यूरोप मानने को तैयार नहीं है, ज़ेलेंस्की मानने को तैयार नहीं है। मगर जब ये मार खाने की बारी आएगी तो लोग रशिया को ब्लेम करेंगे इस चीज़ के लिए। और बहुत ही स्ट्रेंज है इस चीज़ की बात, क्योंकि आज जब हॉर्मूज के अंदर एक एनर्जी क्राइसिस पूरी दुनिया को हो रहा है, जहाँ पे तकरीबन 20 से 30% तेल, गैस वहाँ से निकल के जाता है और वो कंट्रोल हो रखा है ईरान के ऊपर। ठीक है, आप दूसरी तरफ एक एनर्जी रिसोर्स को बिल्कुल वहां भी एक क्राइसिस पैदा कर रहे हैं और ये संकट इस तनाव को और बढ़ाएगा। और देखिए, रूस के कई इलाकों में यूक्रेन का ड्रोन अटैक लगातार हो रहा है और खबर यह है कि इलस्की ऑयल रिफाइनरी में आग लग गई। अजोव में ऑयल डिपो पर भी ड्रोन से अटैक किया गया। रोस्तोव में ऑप्टिकल मैकेनिकल प्लांट पर हमला किया गया। तो यूक्रेन की तरफ से हमले लगातार जारी हैं और उसका इंपैक्ट भी दिखाई दे रहा है रूस के अंदर। और एक और बड़ी खबर, यूक्रेनी एयरफोर्स का बड़ा दावा, रूस के गेरान 3 ड्रोन को मार गिराने का दावा किया गया। मेघ 29 से गेरान 3 को इंटरसेप्ट किया गया। गेरान 3 ड्रोन को मार गिराने का ये वीडियो आप देखिए। वहीं रूसी शैडो फ्लीट पर यूक्रेन का हमला, कर्च पोर्ट के पास टैंकर पर ड्रोन अटैक। ड्रोन हमले के बाद टैंकर में भीषण आग लग गई। और एक और बड़ी खबर, यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का बहुत बड़ा बयान आया है। साइबेरिया तक पहुंच है अब यूक्रेनी ड्रोन की। यूक्रेन ने 2500 किलोमीटर दूर रिफाइनरी पर हमला किया। ओमस्क में ऑयल रिफाइनरी पर हमला किया गया। रूस की हर रिफाइनरी तक हमारी पहुंच है, ये ज़ेलेंस्की ने कहा। रूसी रक्षा मंत्रालय का बड़ा दावा आया है, 7 दिनों में मार गिराए 5000 ड्रोन। सिविलियन ठिकानों पर हमले नाकाम किए हैं। यह दावा रूस की तरफ से ड्रोन्स को मार गिराने का। 7 दिनों में 5000 ड्रोन मार गिराए। और एक और बड़ी खबर, रूस में आई गाइडेड ड्रोन अटैक को नाकाम किया गया। रूस में भेजे गए 13 ड्रोन को जब्त किया गया है। रूस के सैन्य ठिकानों पर हमले की तैयारी थी। संदीप त्रिपाठी सर, अब यहां पर थोड़ा एक्सटेंशन वाली बात मैं पूछता हूं कि इसका एक्सटेंशन आप क्या देखते हैं? मतलब रूस पीछे हटने को तैयार नहीं है, जंग आगे बढ़ाएगा। यूक्रेन छोड़ नहीं सकता इस जंग को, क्योंकि पूरा यूरोप का समर्थन उसके साथ है। जमीनें वो पहले ही गंवा चुका है। आप इस युद्ध को किस दिशा में जाता हुआ देखते हैं? जैसा मनीष कह रहे थे कि आज नहीं तो कल ये कीव से आगे बढ़ेगा, लेकिन अगर ये यूक्रेन और रूस में ही जंग ज्यादा भयानक होती है तो ये किस तरह की लड़ाई आपको नजर आती है?
क्या ये आउट एंड आउट एकदम से एक दूसरे को खत्म करने वाली वॉर में कन्वर्ट होने की सिचुएशन दिखती है क्या? क्योंकि रूस कब तक धैर्य रखेगा और यूक्रेन कब तक लड़ेगा? नहीं, इस सवाल बहुत वाजिब सवाल है, क्योंकि जिस प्रकार से समय बीता 4 सालों का और जिस प्रकार से अब जो पोजीशन आ रही है, तो मैं बहुत ही क्लियरली ये कहना चाहूँगा कि अब ये फाइनल मुझे लगता है कि आने वाले 2-3 महीनों में एक रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि अभी तक जो मेरी एनालिसिस अंडरस्टैंडिंग ये कहती है कि पुतिन उस फेज में नहीं थे यूक्रेन को चोट पहुंचाने में जो उनका स्वभाव है। पुतिन की जो परवरिश हुई है, पुतिन के इतिहास को जो जानता, मैंने किताब लिखी उन पुतिन पर, मुझे मालूम कि पुतिन लेनिनग्राद की जमीन पर पैदा होने वाला शख्स पुतिन कई वॉर देखे हैं। रशिया को उन्होंने अपने खून से सींचा है, अपनी स्ट्रेटजी से, अपनी सोच से, अपने नेतृत्व से, अपनी इच्छा शक्ति से रशिया को उन्होंने खड़ा किया है। उसने खत्म रशिया को उन्होंने खड़ा किया है और ये पुतिन ही है। मुझे लगता है पुतिन को अभी यूक्रेन नहीं समझ पाया, अमेरिका नहीं समझ पाया, कितने प्रेसिडेंट को अमेरिका के पुतिन ने निकाल दिए, और मुझे लगता है ट्रंप को अभी नादानी होगी समझने में। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि आने वाले 2-3 महीने बहुत भयावह होने वाले हैं, क्योंकि पुतिन इतनी माइट में 2022 में भी अटैक नहीं कर रहे थे। उसका रीजन बहुत साफ है कि ईस्टर्न यूक्रेन और यूक्रेन का जो आधा हिस्सा है, सेंट्रल और ईस्टर्न यूक्रेन, ये पूरी तरीके से प्रॉक्सिमिटी है, वहां पर लिंग्विस्टिक प्रॉक्सिमिटी है, स्लाविक जो प्रॉक्सिमिटी है। तो रशिया के अंदर एक सिंपैथी थे कि यूक्रेन को उस तरह से तबाह न किया जाए। लेकिन जब रिफाइनरी पर अटैक हो रहा है, जब रशिया के इमेज पर अटैक हो रहा है, उस समय पुतिन के इतिहास को समझना जरूरी है। अब मुझे लगता है पुतिन अब उस मोड में आ चुके हैं। बिल्कुल, और क्या ये वो मोड है सर त्रिपाठी सर, क्योंकि रशिया ने पहले बोला था जंग की शुरुआत के दौरान भी कि अगर कभी भी अस्तित्व पर आ जाता है खतरा, तो उसके बाद फिर आगे कोई भी कदम उठा सकता है, कैसा भी खतरनाक कदम। अभी के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और बात करने के लिए। वक्त इतना ही था सर हमारे पास। गाजियाबाद से बड़ी खबर है, स्कूल बस में आग लग गई। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, नंदग्राम कट के पास चलती बस में आग लगी है गाजियाबाद में। ड्राइवर ने बस से कूदकर जान बचाई है। ये देखिए आप, दमकल ने बस में लगी आग पर काबू पाया है। करीब 10 मिनट तक ये बस जलती रही। हालांकि गनीमत रही कि जब हादसा हुआ उस वक्त बस में कोई बच्चा मौजूद नहीं था। तो ये देखिए आप, तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, गाजियाबाद के नंदग्राम कट के पास ये स्कूल की बस है जिसमें आग लग गई। ड्राइवर मौजूद था जिसने कूदकर अपनी जान बचाई, कोई बच्चा नहीं था। ये गनीमत है।